नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज है रिजर्वेशन इन नेशनल कोटा मेडिकल सीट। देखिए, ये न्यूज तो पिछले 2 दिन से आप कह सकते हो एक वायरल न्यूज बन के सामने आई है। सरकार ने ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंदर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए भी, और इसमें मेडिकल डेंटल कोर्सेज दोनों हैं। एमबीपीएस जो सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री होती है वो, फिर एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस, एमडीएस, जितनी भी सीटें आपकी मेडिकल कोर्सेज में है, डेंटल कोर्सेज में है, फ्रॉम 2021-22 एकेडमिक सेशन ऑल इंडिया कोटा स्कीम में 27% ओबीसी रिजर्वेशन और 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दोनों मिलेगा। क्या चीज है ये, अभी समझाता हूं। अब ओवरऑल रिजर्वेशन का मुद्दा समझने के लिए इस मेडिकल फील्ड में आपको ऑल इंडिया कोटा स्कीम को समझना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटा स्कीम को 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड फॉर डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्टेट टू एस्पायर टू स्टडी इन अ मेडिकल कॉलेज लोकेटेड इन अनदर स्टेट। मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट में एक बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर बच्चा अपने स्टेट के किसी कॉलेज में कोई मेडिकल सीट नहीं पा पाता है, या मान लीजिए उसका मन है कि वो किसी दूसरे स्टेट के अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़े और उसकी ठीक ठाक रैंक है, तो वो ऐसा कर सके। इसीलिए यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा स्कीम लाई गई। ऑल इंडिया कोटा स्कीम में क्या बोला गया कि मान लीजिए देश में लगभग 100 सीटें हैं आपकी मेडिकल की, सारे स्टेट्स और सेंटर मिला के, तो उसमें से 15% सीटें दी जाएंगी केंद्र की सरकार को, 85 सीटें दी जाएंगी राज्य की सरकार को। मतलब 100 में से 15 केंद्र की सरकार को, 85 राज्य की सरकार को। इस 85 के ऊपर रिक्रूटमेंट स्टेट करवाएगा, इस 15 के ऊपर रिक्रूटमेंट सेंटर करवाएगा। और समझिए, इस 85 सीटों में जो रिजर्वेशन लागू होगा वो राज्य की सरकार वाला रिजर्वेशन लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि तमिलनाडु में लगभग 69% रिजर्वेशन है, तो ये 85 सीटों के ऊपर जब रिक्रूटमेंट तमिलनाडु अपने स्टेट में करवाएगा तो वो अपनी 69% सीटों का जो भी उसका कोटे का ब्रेकअप है उस हिसाब से रिजर्वेशन देगा। बची ये जो 15% सीटें हैं, या 100 में से 15 सीटें हैं जिसके ऊपर केंद्र की सरकार आपका रिक्रूटमेंट करवा रहा है, यहां पे भाई आपका कोटा एप्लीकेबल होगा। अब कोटा पहली बार एप्लीकेबल होना कब शुरू हुआ, तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने 15% एससी और 7.5% एसटी का कोटा इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। किसमें? 15% यूजी सीटों में। एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये जो ऑल इंडिया कोटा वाली स्कीम है ना, ऑल इंडिया कोटा स्कीम है, इस ऑल इंडिया कोटा स्कीम में अंडर ग्रेजुएट सीट्स अलग है और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स अलग है। तो टोटल 100 सीटें मान लीजिए आपकी अंडर ग्रेजुएट की आते हैं पूरे इंडिया में, तो ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से केंद्र की सरकार के पास 15% जाएंगी, यानी कि 15 जाएंगी, और बाकी 85 राज्य की सरकार के पास जाएंगी। लेकिन अगर 100 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की सीटें आती हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें से 50 केंद्र सरकार के पास जाएंगे, 50 राज्य के पास जाएंगे। देखिए, 50 केंद्र के पास और 50 राज्य के पास क्यों जा रही हैं? राज्यों के पास जो सीटें जा रही हैं वहां पे रिजर्वेशन राज्य अपनी सरकार के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे लॉजिक आपको यहां से समझ में आ जाएगा। 1990s में आपका ये जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात थी, ये शुरू हुई थी। ओवरऑल 2007 में इसको थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट किया गया। तो 2007 में एक एक्ट आया, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट। इस एक्ट के थ्रू ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया। तो वो मेडिकल कॉलेजेस जो सीधे सीधे केंद्र की सरकार के अंदर थे, जैसे कि सफदरजंग हॉस्पिटल हो गया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, यहां पे तो सीधे सीधे 27% का जो रिजर्वेशन कोटा है उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दिया गया। समझिए बात को, जो कॉलेजेस सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंदर आ रहे थे उनमें 27% का कोटा इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दिया गया। और ऑब्वियस सी बात है, केंद्र सरकार के अंदर जो कॉलेजेस आ रहे हैं उनका रिक्रूटमेंट केंद्र की सरकार करवाएगी। लेकिन आप ये जानते हो कि ओवरऑल देश में अगर 100 सीटें आ रही हैं, तो मैंने आपको बताया 15 सीटें एलोकेट की गई केंद्र को, बाकी 85 राज्य को। 85 जो राज्य वाली सीटें थी उसमें जो कोटा लगा वो उस पर्टिकुलर राज्य की सरकार का कोटा लगा। और राज्य की सरकारों के कोटे थोड़े अलग हो जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में और कुछ स्टेट्स में जो कोटा है वो 50% एक्सीड करता है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं। अब समझिए, अगर 100 सीटें हैं, ये मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहा हूं, पीजी कोर्सेज की बात अलग है। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अगर 100 सीटें हैं तो 15 केंद्र के पास, 85 राज्य के पास। इस 15 में एक चीज पूरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई यूपी का बच्चा है, क्वालिफाई करके दिल्ली में जाके पढ़ना चाहता है,
तो इन 15 सीटों के अंदर वो दिल्ली में जाके पढ़ सकता है। पहले होता था ना कि यार दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज का रिक्रूटमेंट देना है, अगर आपको इंजीनियरिंग पेपर देना है तो दिया, तो भाई अगर यूपी से दिया तो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए यूपी वालों को बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी IEEE में, क्योंकि 85% सीटें तो दिल्ली वालों के लिए रिजर्व है दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में। कुछ इस प्रकार का हिसाब है यहाँ पे। तो कुछ स्टेट्स की आप कह सकते हो 85% सीटें उस स्टेट के डोमिसाइल के बच्चों के लिए हैं, लेकिन 15% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व की जाती हैं बाहर वालों के लिए। तो ये जो 15% सीटें हैं यही केंद्र आपका देखता है। तो किसी एक मान लीजिए पर्टिकुलर स्टेट में, मान लीजिए मणिपुर में कोई मेडिकल कॉलेज है और वहां पे जो 85% सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा स्कीम के चलते मणिपुर के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है भाई, तो बचे 15% कहां से आएंगे? बाहर से आएंगे। अब ये जो बचे 15% बाहर से आएंगे, ये सब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात हो रही है। जब ये पिक्चर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में पहुंच जाती है तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 50% आपके डोमिसाइल वालों के लिए, 50% बाहर वालों के लिए। तो वही मणिपुर के कॉलेज में मान लीजिए 100 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चों के लिए हैं, तो 50 मणिपुर के होंगे उसमें और 50 बाहर से आएंगे। समझ गए? तो अंडर ग्रेजुएट में 15% बाहर से आएंगे, 85% उस स्टेट से होंगे अगर स्टेट की सीट है तो, और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 50% बाहर से आएंगे, 50% उस स्टेट के डोमिसाइल के होंगे। तो ये पूरी की पूरी रिजर्वेशन की जो कहानी चल रही है ना, वो जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए चल रही है। और ये जो बाहर से आके लोग इस 15% कोटा यूजी में और 50% कोटा पीजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके पढ़ने के लिए, उसमें जो रिजर्वेशन था वो SC ST के लिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो ओबीसी के लिए नहीं था। तो वो ओबीसी का 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का 10% यहां पे इंक्लूड कर दिया गया। समझ गए बात को? तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 85% एक स्टेट के डोमिसाइल के लिए। और अब आपको एक चीज और बता दूं मैं, समझिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यूपी में आपके पास SC कैटेगरी का मान लीजिए कोटा है, और मान लीजिए राजस्थान में भी आपका SC कैटेगरी का कोटा है। अब समझिए, अगर यूपी का कोई मेडिकल कॉलेज है और यूपी के लिए एलोकेटेड 85% सीट में आप कंपीट कर रहे हो, तो आपके पास अगर SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट यूपी का है तो ही आपको यहां बेनिफिट मिलेंगे कोटा के। अगर आप राजस्थान में SC हैं, ठीक है ना, तो आप यूपी में एज एन SC कैंडिडेट क्लेम नहीं कर सकते, फिर यूपी में आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ही लड़ना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो आप? लेकिन अगर आप राजस्थान के हो बट यूपी के इस कॉलेज के लिए इस 15% वाली सीटों के थ्रू कंपीट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपना SC कैटेगरी का कोटा क्लेम कर सकते हो। और यही कोटा आप 27% ओबीसी वाले भी क्लेम कर सकते हैं, 10% EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाले भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बात समझने की कोशिश करिए, अंडर ग्रेजुएट की 15% सीटों पे ही ये क्लेम है, बाकी 85% सीटों पे ये क्लेम नहीं है, अभी भी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो टोटल 100 सीटें आ रही हैं पूरे देश में, उसमें 15% केंद्र सरकार के थ्रू दे दी गई, 85% राज्य के सरकार के थ्रू दे दी गई। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो 15% केंद्र की सरकार के थ्रू गई हैं, इसमें कुछ सीटें उस राज्य के इंस्टीट्यूट की भी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि राज्य के इंस्टीट्यूट की सारी सीटें आपके राज्य के पास ही चली गई, नहीं, कुछ केंद्र सरकार के 15% वाले कोटे में भी आ जाती हैं। तो अंडर ग्रेजुएट में जो 15% केंद्र की सरकार के थ्रू आते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट में जो 50% आते हैं, इस 15% ऑफ अंडर ग्रेजुएट और 50% ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट में ही यहां पे ये रिजर्वेशन दिया गया है आपका 27% ओबीसी और 10% EWS। मतलब ये रिजर्वेशन पहले से ही होना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब इसको ऑफिशियली यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया गया और कुछ भी नहीं है। समझ गए? जो किसी एक स्टेट के कॉलेज के थ्रू जो सीटें केंद्र के 15% के कोटे के थ्रू भरी जाती थी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, तो उस केस में अगर SC ST हो तो बेनिफिट मिल जाता था, बट ओबीसी हो तो बेनिफिट नहीं मिलता था, क्योंकि ओबीसी को बेनिफिट्स अभी एक्सटेंड नहीं किए गए थे, वो अब यहां पे एक्सटेंड कर दिए गए। तो ओबीसी को भी बेनिफिट्स एक्सटेंड कर दिए गए और EWS कैटेगरी वालों को भी कर दिए गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को। तो बस आपको नटशेल ये समझना है कि अंडर ग्रेजुएट में 15% सीटें और पोस्ट ग्रेजुएट में 50% सीटें, ये जो दो सीटें जो केंद्र की सरकार के थ्रू आ रही हैं, इसी में रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया है, बाकियों में नहीं किया गया। मतलब जो कंप्लीटली राज्य की सरकार के पास है, अब उत्तर प्रदेश के पास है जो सीट, अब उत्तर प्रदेश के पास अगर कोई सीट है 85, मान लीजिए 85% वाली, तो उसमें जब रिजर्वेशन लगेगा तो उस राज्य के जो SC ST OBC हैं सिर्फ उनके लिए लगेगा। फिर कोई दूसरे राज्य का SC ST दूसरे स्टेट के रिजर्व कोटे वाली सीट में ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैं भी SC हूं तो मुझे इसमें जगह दो। नहीं, अगर आप दूसरे स्टेट के हो और आपके पास SC कोटा है या
एसटी कोटा है या ओबीसी कोटा है, तो भी अगर आप दूसरे स्टेट के मेडिकल कॉलेज में कंपीट कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी में कंपीट करोगे, और अगर कोटा बेनिफिट चाहिए तो या तो सेंट्रल वाला 15% में कंपीट करो यूजी वाले कैटेगरी के लिए। समझ गए बात को? मुझे पता है अभी भी ये टॉपिक बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, मुझे मालूम है ये चीज। तो नहीं समझ में आया है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, समझ में आया है तो ठीक से एक्सप्लेन करके एक बार बताओ अच्छे से, मैं देखूं कि आप इस पर्टिकुलर ट्रिकी कंसेप्ट को कितने आसानी से नीचे एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर फिर भी नहीं आया तो एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के मैं कोशिश करूंगा अलग से समझाऊं, हालांकि अब तक आपको समझ में आना चाहिए। तो इस पूरे बेनिफिट से, इस पूरी स्कीम से एमबीबीएस प्रोग्राम में 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2500 ओबीसी स्टूडेंट्स को, फिर एमबीबीएस में 550 ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाले, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड प्रिवेंशन में न्यूज काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अच्छा, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। harshidwedi.com पे डेली बेसिस पे जाके शाम को आप ये करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया रिटर्न्स 14 आर्ट्स वर्क्स इंक्लूडिंग चोला आइडल्स। आपको पता है कि हमारे देश में धरोहर बहुत है, हेरिटेज आर्किटेक्चर बहुत है, बट चोरी बहुत होता है। तो ऐसा बहुत सारा आर्किटेक्चर चोरी हो के, स्मगल हो के इंटरनेशनल मार्केट्स में पहुंचा, और वहां से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको खरीद लिया। नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसे बहुत से वर्क्स खरीदे थे, लगभग 14 ऐसे वर्क्स। अब नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडियन गवर्नमेंट को वापस कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और एज अ गेस्चर, और आप कह सकते हो एक गुडविल की तरह, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंडियन गवर्नमेंट को 13-14 वर्क्स, 13 ये जो 14 वर्क्स ऑफ आर्ट हैं जो कि भारत से रिलेटेड है, वो वापस कर रहा है। इसमें कोई एक आर्ट डीलर है सुभाष कपूर, इसके लिए इल्जाम लगा हुआ है कि भाई ये एक इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट चलाता है, बहुत हद तक ये इस प्रकार की जो इमेजेस हैं, जो हेरिटेज मूर्तियां हैं, इनको स्मगल करता है। ओवरऑल इन सारे हेरिटेज मूर्तियों की जो कीमत है वो $3 मिलियन है। चोला डायनेस्टी की बहुत सारी मूर्तियां हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो तमिलनाडु की 2 मूर्तियां हैं 12th सेंचुरी चोला एरा की, एक तो चाइल्ड सेंट संबंधार है, ठीक है, जिसको स्टोल किया गया था सयावरम टेम्पल इन श्रीकरी तमिलनाडु से, और एक डांसिंग चाइल्ड सेंट संबंधार है, ये भी तमिलनाडु से। कुछ वर्क यहाँ पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी का भी है। तो ऑस्ट्रेलिया की आर्ट गैलरी इनको वापस कर रही है इंडिया को। ये वर्क्स यहाँ पे पीपीटी में दिए हुए हैं, शाम को करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स में भी आपको मिल जाएंगे, वहां पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर में आपको काम आएगा, जनरल स्टडीज पेपर 1 इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया 14 टाइगर रिजर्व्स गेट ग्लोबल CATS रिकॉग्निशन। ये ग्लोबल CATS रिकॉग्निशन क्या है? तो इसको बोलते हैं ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। देखिए, ये जो ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स है, इनको एग्री किया गया है किसके थ्रू? एज एन एक्रेडिटेशन मैकेनिज्म, एज एन एक्रेडिटेशन टूल। एक्रेडिटेशन टूल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, अब उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कैसी है, इसके लिए उसको एक एक्रेडिटेशन दिया जाता है। तो इंडिया में जो हमारे अलग अलग टाइगर रिजर्व्स हैं, वहां पे टाइगर का किस प्रकार से ध्यान रखा जा रहा है, कितने अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, इसके लिए एक एक्रेडिटेशन टूल है। और ये केवल इंडिया के टाइगर रिजर्व्स नहीं है, पूरे दुनिया के टाइगर रिजर्व्स के लिए है ये टूल, ठीक है। किसने बनाया है ये टूल? तो ग्लोबल कॉलिशन ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज ने ये टूल बनाया है। टाइगर और प्रोटेक्टेड एरिया एक्सपर्ट्स ने इसमें अपने इनपुट्स दिए हैं, और लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से इंडिया के 14 टाइगर रिजर्व्स को ये ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स है? तो मानस रिजर्व, काजीरंगा एंड ओरांग रिजर्व इन आसाम, फिर सतपुरा, कान्हा एंड पन्ना रिजर्व इन मध्य प्रदेश, पेंच इन महाराष्ट्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार, दुधवा इन उत्तर प्रदेश, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, परमीबुकुलम इन केरला, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका, मुदुमुलाई एंड अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। इतने टाइगर रिजर्व्स को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है इंडिया को। कहां से? ग्लोबल कॉलिशन ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज की तरफ से, इस एक्रेडिटेशन टूल के चलते। तो CATS याद रखिएगा, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। इस पर्टिकुलर टूल को लॉन्च किया गया था 2013 में, ताकि मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए जा सके फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टारगेट स्पीशीज एंड एनकरेज असेसमेंट ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स इन रेलेवेंट कंजर्वेशन एरिया। चूंकि इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी टाइगर पॉपुलेशन है, तो इंडिया में इस प्रकार के कंजर्वेशन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वैसे देखिए,
टाइगर की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से रिलेटेड जो बेहतरीन काम इंडिया ने किया है, किसी भी और कंट्री ने उतना नहीं किया। फिर रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने फैसिलिटेट किया है हमारे यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स को एज बाघ रक्षक। आपसे एक सवाल है, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब बनी थी, कौन से साल में बनी थी, और क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन से एक्ट के थ्रू बनी है। ये सारी की सारी बातें आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। जब लॉकडाउन लग गया था कोरोना का, तो उस समय पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को एसेंशियल सर्विसेज में रखा हमारी सरकार ने, ताकि जो हमारा फॉरेस्ट स्टाफ है और जो एनवायरमेंटल एनजीओज हैं वो लगातार एक्टिव रहें और हमारे फॉरेस्ट को और हमारे टाइगर्स को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाए। उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली ये हमारे 14 टाइगर रिजर्व्स को CATS का दर्जा मिला है, उसी समय पे आप देखोगे कि स्पेशल एडिशन ऑफ NTCA's क्वार्टरली न्यूज लेटर स्ट्राइप्स भी यहाँ पे रिलीज किया गया है ग्लोबल टाइगर डे को। ग्लोबल टाइगर डे कब बनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो अब आप समझ पाओगे कि ये पूरी की पूरी चीज न्यूज में क्यों है, ये टाइगर वाला हिसाब न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी ग्लोबल टाइगर डे था 29 जुलाई को। अच्छा, 2018 में जब टाइगर का एस्टिमेशन किया गया था ना, तो उस समय पे इंडिया में लियोपार्ड का भी एस्टिमेशन किया गया था। तो जो जो टाइगर रेंज हैबिटेट्स थे वहां पे जब लियोपार्ड का भी एस्टिमेशन किया गया, तो पता चला जो हमारे देश के 18 टाइगर बियरिंग स्टेट्स हैं वहां पे 2014 में 7,910 लियोपार्ड्स थे फॉरेस्टेड हैबिटेट्स में, और उसके बाद आप देखोगे 2018 में जो लियोपार्ड्स का नंबर है वो बढ़ के 12,852 पहुंच गया है। तो लियोपार्ड से रिलेटेड भी एक स्टैटिस्टिक्स यहां पे आपको नजर आई। जनरल स्टडीज पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, राजा मिर्ची फ्रॉम नागालैंड एक्सपोर्टेड टू लंदन। ये जो राजा मिर्ची है, जिसको आप नागा किंग चिली भी बोलते हो, इसको लंदन एक्सपोर्ट किया गया है फ्रॉम नागालैंड, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजा मिर्ची को नागालैंड से किसी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया है, वो भी पैंडेमिक के दौरान, तो ये खैर बड़ी ही बात है। ओवरऑल इसको एक सक्सेसफुल बात माना जा रहा है। राजा मिर्ची को 2008 में ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का सर्टिफिकेशन मिल गया था, ठीक है, लेकिन तब से इसका एक्सपोर्ट उतना प्रोएक्टिव बेसिस पे नहीं चला है। लेकिन बिकॉज ऑफ नागालैंड स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, इसके चलते इस DI टैग वाली मिर्ची को अभी के लिए लंदन एक्सपोर्ट किया गया और हो सकता है आगे आने वाले समय में और देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाए। राजा मिर्ची की खास बात क्या है कि पूरी दुनिया में टॉप 5 हॉटेस्ट चिलीज में इसको काउंट किया जाता है। अभी टॉप 5 हॉटेस्ट चिलीज में इसको काउंट किया जाता है, तो कौन से बेसिस पे काउंट किया जाता है? तो स्कॉविले हीट यूनिट्स के बेसिस पे काउंट किया जाता है। इसकी एक अलग फ्लेवर है, अलग एरोमा है। अब ये स्कॉविले हीट यूनिट्स क्या होती है? तो देखिए, स्कॉविले हीट यूनिट इज द मेजरमेंट दैट इज डन टू मेजर हॉटनेस ऑफ अ पेपर और हॉट सॉस। एक कड़वी सॉस, एक मिर्ची वाली सॉस या एक मिर्च कितनी कड़वी है, इस बात को एसेस करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसको आप बोलते हो स्कॉविले हीट यूनिट्स। इस हीट यूनिट में क्या किया जाता है कि जो कैप्सेसिन नाम का एलिमेंट मिलता है किसी पेपर में या हॉट सॉस में, उसको वाटर फिल्ड विद शुगर से बार बार मिलाया जाता है और देखा जाता है कि कब उसकी जो आप कह सकते हो मिर्च पना है वो जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक पेपर कितना हॉट है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें स्कोविले हीट यूनिट्स कितनी है, और वन ऑफ द टॉप 5 स्कोविले हीट यूनिट्स में ये नागा किंग चिली आती है। नागालैंड में अगर कोई रहता होगा डेफिनेटली उसको इसके बारे में पता होगा, मैं तो खैर आज पहली बार ही सुन रहा था। जनरल स्टडीज पेपर 3 में मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021। देखिए, ऑर्डिनेंस आया था 4 अप्रैल 2021 को, इसे बिल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जिसमें 1 करोड़ से कम का ड्यू अमाउंट है, वहां पे एक प्री पैकेज्ड सॉल्यूशन की बात करें। प्री पैकेज्ड सॉल्यूशन क्या है? अभी के लिए क्या होता है, अभी के लिए होता ये है कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है ये कैसे काम करता है। काम ये ऐसे करता है कि 270 दिन में रेजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है, मतलब 9 महीने का टाइम यहां फिक्स किया जाता है। और कॉर्पोरेशन जो रेजोल्यूशन प्रोसेस में काफी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता दूं ग्राउंड लेवल पे चीजें कैसे होती हैं। ग्राउंड लेवल में चीजों में काफी प्रॉब्लम होती है। ग्राउंड लेवल में पहली बात तो जो डेप्टर है, लेंडर है, वो यही बात पता करते रहेंगे कि किससे कितना पैसा क्या कैसे देना है। उसके बाद NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाके मिलॉर्ड करेंगे, और फिर फाइनली वहां पे एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान पेश किया जाएगा। अब जो छोटे डिफॉल्ट है 1 करोड़ तक के, वहां पे एक इनफॉर्मल मैकेनिज्म की सुविधा यहां दी जा रही है। इस इनफॉर्मल मैकेनिज्म की सुविधा में क्या होगा
कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग करनी है, तो पहले जो डेब्टर है, मतलब जिसने उधार लिया था, वो एक प्लान डेवलप करेगा। वो उस प्लान को लेके सारे क्रेडिटर्स के पास जाएगा, क्रेडिटर्स उस प्लान को देखेंगे, उस पर अपनी राय देंगे, और फिर फाइनली एक लेआउट तैयार किया जाएगा। उस लेआउट के हिसाब से मैटर एनसीएलटी के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। अभी के लिए क्या होता है कि भाई अभी होता यह है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी बैंकरप्ट हो गई, अभी उस कंपनी के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो रिजाइन कर देंगे, क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट होगी। वहां पे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा, फिर वो सारे क्रेडिटर्स से बात करेगा, ठीक है, एनसीएलटी में उसके ऊपर बहस होगी, और फिर एक इंसॉल्वेंसी प्लान इंप्लीमेंट होगा। इसमें 8, 9, 10 महीने, 12 महीने, उससे ज्यादा भी लग जाते हैं बहुत आराम से। तो छोटे अमाउंट्स के लिए इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एक प्री पैकेज सॉल्यूशन यहां पे बनाने की बात की जा रही है। तो भाई अगर मान लीजिए किसी ने लोन लिया है और छोटा लोन लिया है, 1 करोड़ तक का लोन लिया है, तो ऐसे केसेस में मान लो लोन डिफॉल्ट हो जाता है, तो यहां पे इंसॉल्वेंसी करने के लिए एक प्लान डेब्टर तैयार करेगा। उस प्लान को लेके क्रेडिटर के पास जाएगा, क्रेडिटर उस पर अपनी हामी भरेगा, जो भी उनके बीच में बातचीत होगी, ये प्रोसेस इनफॉर्मल होगा। और जब ये दोनों पार्टीज तैयार हो जाएंगी तो उस प्लान को लेके एनसीएलटी के पास पहुंचेंगी। तो एनसीएलटी में मिलॉर्ड इतने लंबा जो प्रोसीजर चलता रहता था वो यहां पे स्किप हो जाएगा, जल्दी इंसॉल्वेंसी यहां पे हो पाएगी। इसके लिए टाइम रखा गया है। तो भाई क्रेडिटर और डेबिटर इनफॉर्मली अपना रेजोल्यूशन डिस्कस कर लें, उसके लिए टाइम दिया गया 90 दिन का, और फाइनली एनसीएलटी को अप्रूवल के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है। अब एनसीएलटी को अप्रूवल के लिए क्यों टाइम दिया जा रहा है? क्योंकि एनसीएलटी इस बात को वेरीफाई करेगा कि क्या भाई कोई और क्रेडिटर तो नहीं था यहाँ पे, क्या इस लेंडर के पास कोई और ऐसा बैलेंस फंड्स तो नहीं बचा है जिससे पैसा निकाल के भाई क्रेडिटर्स को दिया जा सकता है। तो एनसीएलटी एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा। इसलिए जो भी प्लान, रेजोल्यूशन प्लान यहाँ पे क्रेडिटर और डेबिटर की रजामंदी के साथ एनसीएलटी को पब्लिश किया जाएगा, एनसीएलटी उसमें इंक्वायरी भी करेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है तेलंगाना दलित बंधु स्कीम। यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप में रिजर्वेशन की बात हो रही है। तेलंगाना की सरकार ने दलित फैमिलीज के वेलफेयर स्कीम के लिए एक नई स्कीम निकाली है, जहां पे दलित को एंटरप्रेन्योरशिप में रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। यहां पे हर दलित फैमिली को 10 लाख रुपए प्रति फैमिली दी जाएगी। अब तक देश की सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर स्कीम है। अब किस हिसाब से यहाँ पे ये पैसे देके एक दलित फैमिली को इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इस स्कीम का टारगेट है दलित एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। कैसे प्रमोट करोगे? सरकार बहुत सारी चीजों के लाइसेंसेस इशू करती है, शॉप्स के, मेडिकल शॉप्स के, फर्टिलाइजर शॉप्स के, राइस मिल्स के। तो जब ये लाइसेंसेस इशू करेंगे तो सरकार इस बात को इंश्योर करेगी कि इन लाइसेंसेस का कुछ पर्टिकुलर हिस्सा सिर्फ दलित को मिले। जैसे जॉब्स में होता है, ओके, जैसे कि मेडिकल सीट्स और इंजीनियरिंग सीट्स में होता है, कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, तो उसी प्रकार से दलित फैमिलीज के लिए यहाँ पे कुछ बिजनेस लाइसेंसेस रजिस्टर्ड होंगे। अब एक दलित फैमिली बोलेगी कि साहब आप हमको लाइसेंस तो दे रहे हो, बट हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट के पैसे तेलंगाना दलित बंधु स्कीम के थ्रू दिए जाएंगे। 10 लाख रुपए का आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा एक दलित फैमिली को। इसके लिए एक दलित सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंसर्न मैनेज करेगा। कमिटी ऑफ बेनिफिशरीज होगी, जहां पे बहुत सारे दलित्स को रिप्रेजेंटेशन भी होगा। ये सिक्योरिटी फंड कैसे काम करेगा, सरकार इसमें कैसे चेंजेस कर सकती है, इन सब चीजों के बारे में ये सिक्योरिटी फंड के जो मेंबर्स हैं वो अपनी राय भी देंगे। लेकिन जो अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी है वो इसको एक इलेक्शन पोल का स्टंट मान रही है। अभी रिसेंटली ही आपका तेलंगाना में बाई पोल्स के इलेक्शन आने वाले हैं, तो रूलिंग पार्टी जीत सके, इसीलिए वो उस प्रकार की स्कीम निकाल रही है। ऐसा यहाँ पे कांग्रेस का बोलना है। कांग्रेस का ये भी बोलना है कि भाई जो पहले से स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है दलित के लिए, कम से कम उनको तो ढंग से इंप्लीमेंट करो। नई स्कीम बना के क्या कर लोगे जब पहले की स्कीमों को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो? बस इस नई स्कीम को हुजूराबाद नाम की एक जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जहां पे साइजेबल अमाउंट ऑफ एससी कम्युनिटी है नहीं, और जहां पे एससी कम्युनिटी मोस्ट मार्जिनलाइज्ड है, वहां पे बाकी स्कीम्स भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। ऐसा कांग्रेस है जो कि अपोजिशन में बैठी है वो बोल रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। हो सकता है मैं यहाँ पे कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊँ, बट मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने से क्या है कि मुझे पता चल जाता है कि आप एक्चुअली में क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हो। और इसके बाद आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी की भी बहुत सी वीडियोस मिलेगी। अगले 2 से 3 दिन में एनसीईआरटी 11th क्लास की ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, जो कि एक बहुत मेजर चीज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर हो सके तो आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाने से डेफिनेटली हेल्प होती है। जो भी ज्वाइन बटन दबाता है, आई रिकॉग्नाइज थ्रू हिज नेम और हर नेम इन द मॉर्निंग एडिटोरियल वीडियो
साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। डेली के बेसिस पे harshitdwedi.com पे करंट अफेयर्स की न्यूज़ में अपलोड करता हूँ। डेली एक करंट अफेयर्स का आर्टिकल, एक एडिटोरियल का आर्टिकल अपलोड होता है। कम से कम ये 2 आर्टिकल्स आप जरूर पढ़ें अपने आप को करंट अफेयर से एक्वेंटेड रखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, टेक केयर।